नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि एक प्रश्न से संबंधित कोई और अन्य तथ्य भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, चाहे DSSB की हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो या कोई और अदर स्टेट की परीक्षा हो जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर NTA नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो एक एक प्रश्नों को उसके विद सॉल्यूशन के साथ ध्यान से देखते हुए समझते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज की क्लास के अंतर्गत मैराथन क्लास नंबर 23 के माध्यम से कम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 50 प्रश्नों के मैराथन क्लास को हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास होता रहे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। जो तीरिया पीहर बसे, सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। तो ये जो पंक्तियाँ है ये किस साहित्यकार की है? तो कबीर दास जी की ये पंक्तियाँ है, ध्यान रखनी है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में संत कवि कबीर दास जी की ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। आजकल परीक्षाओं में पंक्तियों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। पंक्ति और कथनों से संबंधित इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक पंक्ति और कथनों से संबंधित भी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो कबीर दास जी द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी, कबीर दास जी की ये जो पंक्तियाँ हैं और निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं कबीर दास जी। संत काव्य धारा के जो है प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं। कबीर दास जी की जो प्रमुख रचना है वो है बीजक, जिसमें साखी, शबद व रमेणी सम्मिलित है। कबीर दास जी की जो ये साखी, शबद व रमेणी नामक जो ये दोहे लिखे हैं इन्होंने, इनमें तो ये किस में संग्रहित है? ये कई बार पूछा जाता है बीजक में। उसके बाद बात करें आगे, और बीजक का संपादन किसने किया? धर्मदास ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से राम काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। इनमें से राम काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं माने जाते? तो गदाधर भट्ट जी राम काव्य परंपरा से संबंधित नहीं है। ये जो है कृष्ण काव्य परंपरा से संबंधित कवि रहे हैं, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि रहे हैं। तो नाभादास और तुलसीदास, हृदयराम, ये तीनों राम काव्य परंपरा संबंधी कवि है। तो गदाधर भट्ट जो है राम काव्य परंपरा के कवि नहीं, बल्कि जो है कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि रहे हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता भी माने जाते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, हृदयराम राम काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3। अगर आपको प्रश्न पसंद आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल है, इन्हीं तथ्यों में से जो आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को भी मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चलना है आपको, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है, और अधिक अच्छे अच्छे प्रश्नों को के संग्रह के साथ जो है मैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के आती हूँ। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखें तो इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो यानी कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें आदिकाल को जो है 2 भागों में बांटा है, एक संधिकाल और दूसरा चारण काल। तो ये विद्वान है हमारे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है, और इस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने जो है आदिकाल को संधिकाल व चारण काल 2 भागों में बांटा है, 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। तो राम कुमार वर्मा जी जो है आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। और अन्य जो प्रमुख साहित्य
कार रहे हैं हमारे लेखक व उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि राम कुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ में इन्होंने आदिकाल को जो है आदिकाल का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जब इन्होंने किया तो आदिकाल को 2 भागों में बांटा, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। दूसरा है हमारा राम खेलावन पांडे। राम खेलावन पांडे ने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। रमा है भाई, ये राम नहीं है, रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने जो है रसाल इनको उपाधि मिली हुई थी, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। और गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है 1965। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती निम्नलिखित में से तो आप सभी को पता है मंजन कवि की रचना है। तो मंजन की जो रचना है वो है मधुमालती, जिसमें जो है मधुमालती नायिका है और जो मनोहर इसका नायक है। तो देख लेते हैं। मधुमालती सूफी कवि मंजन है भैया, मंझल नहीं है, मंजन है। तो मंजन कवि की जो रचना है मधुमालती, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य भी ये माना जाता है और इसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो ये सूफ़ी जो रचनाएं हैं उसमें अधिकतर जो है जो कथा में 2-2 नायिकाओं को दिखाया गया है। 2-2 नायिकाएं हैं। जैसे कि हम बात करें पद्मावत को ही देख लेते हैं। तो पद्मावती और जो है नागमती 2 नायिकाएं इसमें दी गई है। लेकिन जो मधुमालती रचना है इसमें केवल एक नायिका है, यानी बहुपत्नीवाद का जो है अभाव देखने को हमें मिलता है। और मधुमालती में नायक का नाम है मनोहर और नायिका का नाम है मधुमालती। जितनी भी हमारी सूफ़ी जो रचनाएं हैं वे उनकी नायिकाओं के नाम पर ही उनका नाम रखा गया और हिंदू प्रेम की कथाओं को आधार बनाकर लिखी गई। मधुमालती की प्रेम कथा के जो अंतरण प्रेमा और जो ताराचंद की कथा समांतर रूप से चलती हुई दिखाई देती है। तो मधुमालती के प्रेम कथा के अंदर जो है हमें प्रेमा और ताराचंद की कथा जो है समांतर रूप से हमें दिखाई देती है चलती हुई। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। एक सेकंड भाई, यानी कि दैनिक रूप से निकाली जाने वाली जो ये आज नाम, ये पत्रिका का नाम है भाई, ध्यान रखना है, पत्रिका है ये। पत्रिका के जो संपादक सबसे पहले संपादक प्रधान संपादक के रूप में कौन जाने जाते थे हैं? तो ये नाम आता है बाबूराव शिव विष्णु पराडकर। तो आपको ध्यान रखना है दैनिक आज के प्रधान संपादक बाबूराव विष्णुराव पराडकर जो है माने जाते हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन 1920 में वाराणसी से हुआ, ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई है। तो देख लेते हैं आगे। राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी, एक सेकंड भाई, इसका एक सेकंड, ये वो इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की, ये आप सभी को पता ही है। और कब की? 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ पर? कोलकाता में, सॉरी भाई, कोलकाता। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न पर। तो कुछ ये यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया है, इस तथ्य को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को किस नाम से पुकारा है। तो ध्यान रखना है कोरवी। और अन्य जो प्रमुख बोलियों को विद्वानों ने नाम दिए हैं, तो ब्रिज बोली जो राहुल खड़ी बोली को ब्रिज बोली जो नाम दिया है वो दिया है
ईश्वरचंद गुप्त ने, डिंगल कहा है बांकीदास ने, बिहारी कहा है ग्रियेशन ने, भोजपुरी कहा है रेमन ने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किसके द्वारा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो ये कहा गया 343 अनुच्छेद में। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पद्धति की राजभाषा, ये इसमें कहा गया 346 में। और 347 में ऐसे माना गया कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। उसके बाद जो है अनुच्छेद 348 में बताया गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? तो क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा लिखी गई संस्मरण संबंधी रचना है। तो क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण विधा की रचना है ये देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा लिखित। इनके द्वारा लिखित अन्य संस्मरण जो रचनाएं हैं वे है रेखाएं बोल उठी। और प्रमुख संस्मरण एवं उनके संस्मरणकार भी हम देख लेते हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। रेखाएं बोल उठी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है देवेंद्र सत्यार्थी की। इसके अलावा क्या गौरी क्या सांवरी भी जो है पिछली हिंदी की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी रचना है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। शांति द्विवेदी जो है पंचचिन्ह, स्मृति और जो कीर्तियाँ, ये शांति प्रिय द्विवेदी जी की संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के संस्मरण है मुझे याद है, मील के पत्थर, भूले हुए चेहरे। उसके बाद दीप जले शंख बजे, ये जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र जी की है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, यह भी कोई देश है महाराज, यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? तो ये हमारी यात्रा साहित्य संबंधी रचना है। तो यह भी कोई देश है महाराज यात्रा विधा संबंधी रचना है। इस यात्रा साहित्य के लेखक अनिल यादव है। नई रचना है, ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से हिंदी युगम का चयन कीजिए। तो सॉरी भाई, इनमें से सही युगम का चयन कीजिए। तो हमें देखना है इनमें से जो सही युगम है वो कौन सा है। तो 420% जो रचना लिखी है वो यशपाल जी द्वारा लिखी गई, यही हमारा सही युगम है। तो देख लेते हैं, 420% यशपाल जी द्वारा लिखी गई रचना है और 420% चंदन महायस्य, डॉक्टर मंगला कहानी जो है, ये सभी यशपाल जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। यशपाल के धर्मयुद्ध 1950 कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये सभी रचनाएं धर्मयुद्ध कहानी संग्रह में संकलित की गई है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, देख लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा आत्मोत्सर्ग रचना में किसके बलिदान की गाथा प्रस्तुत की गई है? तो आपको ध्यान रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी की। सियाराम शरण गुप्त की जो रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा को अंकित किया है। उसके बाद सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य है दैनिकी, नुकुल, नो आखाली, पाथ्य, मरणई और आत्मोत्सर्ग, ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम बताइए। तो हिंदी काव्य धारा जो है इनके जो संग्रहकर्ता है वे राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी जो है हिंदी काव्य धारा ग्रंथ इन्होंने लिखा है और जो
इन्होंने जो है यात्रा साहित्य भी काफ़ी सारे लिखे हैं और ये यात्रा साहित्य का पितामह भी कहे जाते हैं। तो इनके प्रमुख यात्रा साहित्य मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, ये सभी यात्रा साहित्य राहुल सांस्कृत्यायन जी के हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, भारत में रस सूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याताओं के नाम बताइए जो कि अशुद्ध है। जो भरत मुनि जो द्वारा दिए गए रस सूत्र सिद्धांत में 4 व्याख्याकारों के नाम बताइए जो कि अशुद्ध है। इनमें से एक अशुद्ध है, यानी कि ऐसा व्याख्याता हमें बताना है यहाँ पर जो रस के व्याख्याताओं में शामिल नहीं है। तो भरत मुनि जी द्वारा जो रस सूत्र दिया है उसमें जो है निम्नलिखित में से 4 व्याख्याकार हमें यहाँ पर देख लेने हैं कौन कौन से हैं, और इनसे संबंधित इनके सिद्धांतों को भी देख लेना है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जैसे कि भरत मुनि के रस सूत्र के 4 व्याख्याताओं में मम्मट शामिल नहीं है, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक व अभिनवगुप्त। चौथा है हमारा अभिनव गुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है जो सिद्धांत दिए हैं, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी कह सकते हैं, शंकुक का जो सिद्धांत है वो अनुमतिवाद है, और भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया, और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, झूठा सच दूसरे भाग का शीर्षक है। झूठा सच का जो उपन्यास लिखा है यशपाल जी ने, तो इसका दूसरा भाग का नाम बताना है हमें। एक पहला भाग है वतन और देश, और दूसरा भाग है देश का भविष्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा देश का भविष्य। तो देख लेते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग का शीर्षक वतन और देश जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। तो दूसरे भाग का शीर्षक है जो देश का भविष्य जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पंक्तियाँ जो है किस रचनाकार की हैं? अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको ध्यान रखना है ये देव कवि की है। रीतिकाल के जो आचार्य कवि देव कवि की मानी जाती है, जिन्होंने जो है संचारी भावों की संख्या 34 बताई है। वैसे मूल रूप से संचारी भाव 33 माने जाते हैं, लेकिन छल नामक संचारी भाव देव कवि ने जोड़ करके संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो अभिधा उत्तम काव्य, मध्यम लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। जो ये पंक्तियाँ है रीतिकालीन कवि देव कवि की है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है देव कवि जी। इनकी प्रमुख और अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि। रस विलास ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, उद्यंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो उद्यंत मार्तंड जो पत्र है समाचार पत्र हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी से कानपुर से निकाला गया। जुगल किशोर इसके जो संपादक रहे और ये कोलकाता से प्रकाशित है। तो कानपुर से निकाला नहीं गया, कानपुर के निवासी है जुगल किशोर। अगर ये पूछ लिया जाए उद्यंत मार्तंड समाचार पत्र के जो संपादक है जुगल किशोर जी, वे कहाँ के निवासी रहे? तो ध्यान रखना है कानपुर से। और ये पत्र निकाला कहाँ से? तो कोलकाता से। तो ध्यान रखना है। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों को इसी तरह बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि जो है आप परीक्षा में जब बैठो तो हर एक प्रश्न का सही आंसर दे सको। उद्यंत मार्तंड में खड़ी बोली व मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो उद्यंत मार्तंड जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन दिन को आधार मानकर, उसके प्रकाशन दिन को आधार मान करके 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। कई बार हमारा जीके के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है?
तो ध्यान रखना है 30 मई को। 30 मई को ही हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का जो है प्रकाशन किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो ध्यान रखना है अरस्तु ने जो विरेचन शब्द है वो लिया है चिकित्सा शास्त्र से। तो देख लेते हैं अरस्तु ने विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। अनुकरण व विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक जो है अरस्तु जी माने जाते हैं। अरस्तु द्वारा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, अरस्तु के जो काव्य शास्त्रीय ये ग्रंथ है वे है एक तो पेरिपोतिकेश जिसे काव्य शास्त्र भी कहा जाता है, एक है तेखनेश रितोरिकेश जो कि भाषण शास्त्र भी इन्हें कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध जो नामक रचना है वो निम्नलिखित में से सोमप्रभु सूरी की है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना सोमप्रभु सूरी जी की रचना है। सोमप्रभु सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु तथा इनका आविर्भाव जो है 1252 विक्रमी संवत माना जाता है। प्रमुख रचना व रचनाकार भी हम देख लेते हैं। कुमारपाल चरित्र नाम से जो ग्रंथ है रचना लिखी वो हेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई। हमीर रासो जो है सारंगधर सूरी जी द्वारा लिखी गई। ये यहाँ आएगा भाई सूरी, सारंगधर सूरी अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण करता रहे हैं हेमचंद्र जी। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतंग ने लिखी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से यह सत्य कथन कौन सा है? इनमें से हमें यह सत्य कथन बताना है। तो हमें देख लेना है इनमें से यह सत्य कथन कौन सा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद दार्शनिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। ये असत्य कथन देखना है भाई। ये बिल्कुल सही कथन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कीर्ति ही विचारणीय है। तो ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा और अन्य सभी कथन हमारे सत्य हैं। पाश्चात्य साहित्यकार कॉर्डवेल जी हुए हैं, उनकी कीर्ति इल्यूजन एंड रियलिटी जो है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कीर्ति ही विचारणीय है। तो ये बिल्कुल हमारा असत्य कथन है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? एक कहानी यह भी निम्नलिखित में से जो है ये आत्मकथा मनु भंडारी जी की है। तो देख लेते हैं। और अन्य लेखिकाओं की आत्मकथाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि प्रभा खेतान जी की जो आत्मकथा है वो है अनन्या से अनन्या, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैत्री पुष्पा जी ने जो है कस्तूरी कुंडल बसे जो है 2002 में प्रकाशित हुई ये प्रथम भाग, और जो गुड़िया भीतर गुड़िया जो इनकी मैत्री पुष्पा जी की ही आत्मकथा है दूसरा भाग जो है 2008 में आया। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं निम्नलिखित में से केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। आज नदी उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य पंक्तियाँ है। उक्त पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से ली गई है और केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित का कविता संग्रह है। हे मेरी तुम जो सिलाई तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे, प्यार है भैया, मार प्यार के थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। तो ध्यान रखना है सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की है। देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से एक कीर्ति
जो कि आत्मकथा नहीं है, ये हमें बताना है। इनमें से कौन सी कीर्ति आत्मकथा संबंधी रचना नहीं है? तो सहचर है समय, यौवन के द्वार पर और मेरे 7 जन्म, ये सभी आत्मकथा संबंधी रचनाएं हैं। किस साहित्यकार की है ये भी हम देख लेंगे। लेकिन अग्नि सेतु जो है ये आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये जो है विष्णु चंद्र शर्मा जी की जीवनी विधा की रचना है अग्नि सेतु, ये ध्यान रखना है। बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है ये। और मेरे 7 जन्म हंस राज रहबर की सहचर है समय। मेरे 7 जन्म जो है हंसराज रहबर जी की आत्मकथा है। सहचर है समय गोविंद मिश्र जी की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय जी की आत्मकथा है। सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। निर्मला जैन की कीर्ति कथा समय में 3 हम सफ़र हैं। तो इन 3 हम सफ़र जो कथा समय है उसमें 3 हम सफ़र कौन कौन दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और उषा प्रियवदा। निर्मला जैन की जो कीर्ति है कथा समय में जो है 3 हम सफ़र में जो है 3 हम सफ़र कौन माने गए हैं, वे कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और उषा प्रियवदा है। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कीर्तियाँ हैं आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाय, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ये सभी निर्मला जैन की आलोचनात्मक कीर्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कविता मेरे लिए कोई भावुकता और हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किस जो साहित्यकार का है ये आपको बताना है। कविता के संबंध में इन्होंने कहा है कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये कहा है कुंवर नारायण ने, कुंवर नारायण जी द्वारा ये कहा गया है। तो ध्यान रखना है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का कथन है। भाई ये प्रश्न नंबर 25 नहीं है भाई, ये इसी का सॉल्यूशन है। तो कुंवर नारायण जो है प्रयोगवाद के अंतर्गत तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि मान रहे हैं, ये आप सभी को पता है। इनके द्वारा और अन्य काव्य रचनाएं भी हम देख लेते हैं, जैसे कि इनकी जो रचना है चक्रव्यूह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1956 की रचना है। परिवेश हम तुम 1961 की। अपने सामने 1979। कोई दूसरा नहीं 1993। कुछ दिनों आदि ये 2002 की इनकी रचना है। बढ़ते हैं आगे। ये कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं, इनको आपको एक बार से फिर रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26। अगर वीडियो भाई पसंद आती है तो आप लोगों को लाइक करते हुए चलना है, ताकि मुझे भी जो है आगे की क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और जो है चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। राहुल संस्कृतायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, ये आप सभी को पता है। राहुल संस्कृतायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहकर पुकारा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को। और अन्य विद्वानों के अनुसार भी हम देख लेते हैं। आदिकाल को चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने, और जो है वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, सिद्ध सामंत काल कहा राहुल संस्कृतायन ने, संधि व चारण काल 2 भागों में बांटा आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। यह श्याम पराजय की भय की संशय की भर गई तिमिर से ये सुने गलियारे, जिसने बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। जो ये पंक्ति है ये किस रचना की है? तो यह श्याम पराजय की, तो ये पंक्ति जो है अंधायुग से ली गई पंक्ति है, जो कि धृतराष्ट्र को संजय जी जो वहाँ की युद्ध का जब हाल बता रहा था तो उस समय जो है धृतराष्ट्र द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई। तो देख लेते हैं।
आगे उक्त पंक्तियाँ धर्म अंधायुग की है, तो अंधायुग 1955 में लिखा गया धर्मवीर भारती द्वारा काव्य ग्रंथ माना जाता है। और इनके द्वारा रचित और अन्य काव्य ग्रंथ है धर्मवीर भारती जी के, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि ठंडा लोहा 1952 में, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, और देशांतर भी जो है इनकी धर्मवीर भारती जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के साहित्य के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने की? तो लोक साहित्य की जो ये परिभाषा है कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा लिखा गया हो, तो ये परिभाषा लोक साहित्य के संबंध में कृष्ण देव उपाध्याय जी की है। पढ़ते हैं आगे। इसके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है लोक साहित्य की भूमिका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ, तो ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो परिवर्तन है वो नाटकों से माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं। उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन जो है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रंथ में जो है लिखा है, 1929 में जो प्रकाशित हुआ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। किस सप्तक में एक भी कवयित्री नहीं सम्मिलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा सप्तक है जिसमें एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखना है तार सप्तक, जो कि 1943 में आया। इसमें एक भी कवयित्री शामिल नहीं है, यानी कि महिला लेखक नहीं है कोई भी। किस तार सप्तक में ये पूछा हुआ है? जैसे कि आपको पता ही है, चौथे सप्तक में सुमन राजे है, सुमन राजे का नाम आता है। तो दूसरे सप्तक में तो शकुंतला माथुर का नाम आता है। तो तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी का नाम आता है। इस प्रकार से एक एक जो कवित्री शामिल है प्रयोगवाद के अंतर्गत, जो ये हमारे 4 सप्तक निकल कर आए इनके अंतर्गत। तो देख लेते हैं। जो सप्तक है हमारा तार सप्तक 1943 में आया, तो इसमें एक भी कवित्री का नाम शामिल नहीं है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है, जो कि देख लेते हैं। तार सप्तक के 7 कवियों के समूह, हम इनके नाम को देख लेते हैं ताकि बार बार रिवीजन होने से हमारे जितने भी ये तार सप्तक है 28 कवियों को हम याद रख सके कि कौन से कवि जो है किस सप्तक के अंतर्गत आता है। जैसे कि रामविलास शर्मा अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध नेमीचंद्र जैन। हमें बार बार इनको रिवाइज करते हुए चलना है ताकि हमें तुरंत ये पता चले परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए तो कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत आता है। क्योंकि मैं किसी भी ट्रिक पर अधिक विश्वास नहीं करती, तथ्यों की बार बार रिवीजन पर ही अधिक विश्वास करती हूँ, क्योंकि निरंतर अभ्यास और तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस का उपन्यास गरम राख किस सन में प्रकाशित हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है उपेंद्र नाथ जी का गरम राख जो उपन्यास है 1957 में आया, 57 में प्रकाशित हुआ। लेकिन जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था तो 1957 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए इस प्रश्न को जो है, इस प्रश्न का जो नंबर जो है नहीं लगाया गया, इस प्रश्न को हटा दिया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। तो देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस का गरम राख उपन्यास 1957 में प्रकाशित हुआ। अश्क जी जो है मध्य वर्ग का चितेरा कवि भी कहा जाता है। मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क जी को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आँखें 1955, पत्थर आल पत्थर 1957, शहर घूमता आईना 1963, बांधो नाव नई ठाव 1974, निमिषा 1980 और जो है गरम राख भी जो है 1957 की रचना है। और ये आपको रामचंद्र तिवारी जी द्वारा विरचित
हिंदी गद्य साहित्य में देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है तो ये अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो ये कथन माना गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया गया वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल ने कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है और इनकी भाषा सदुखड़ी भी इन्होंने कहा है। हजारी प्रसाद ने इनकी भाषा को वाणी का डायरेक्टर कबीरदास जी को कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने पंचमैली खिचड़ी कहा है। तो सभी तथ्यों को आपको एक बार से साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 33। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक मानने वाले जो विद्वान है वे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है भैया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ते हैं आगे। सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस जो रचना है इसके रचनाकार है मुल्ला वजीह। उसके बाद देख लेते हैं कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक है? किस कहानी पत्रिका के संपादक है कमलेश्वर जी? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है सारिका पत्रिका के। बढ़ते हैं आगे। 2005 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2003 में इन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है? ये जो है सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। कमलेश्वर जी का नाम आता है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं तथा भाषाओं के अध्ययन का केंद्र माना जाता है। 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि हजारों पुस्तकों का भी अनुवाद हुआ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? बेकसी का मजार नामक जो उपन्यास है निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखा गया। तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी है ये। और प्रताप नारायण मिश्र जी जो है निबंध रचना में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। निबंध लेखन में उन्होंने भौं, पेट, दांत, नाक, मुंह आदि जो है शारीरिक अंगों को आधार बना करके निबंधों की रचना की है। तो ये यहाँ पर प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनका उपन्यास है बेकसी का मजार। कई बार जब हम जल्दबाजी में बोलते बोलते शब्दों को थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, गलत बोल देते हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी द्वारा बेकसी का मजार उपन्यास लिखा गया है। तो देख लेते हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का जन्म 1904 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मुख्य रचनाएं हैं इनकी निकुंज, विदा काफ़ी बार पूछी जाती है भाई, विजय, विसर्जन, बेकसी का मजार, वेदना, विश्वास की वेदी पर आदि जो है ये रचनाएं प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी की है। तो प्रताप नारायण जी की प्रथम प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना विदा है और प्रेमचंद के गोदान से कोई 7 वर्ष पूर्व जो है ये रचना प्रकाशित हुई थी। यानी कि गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 माना जाता है। तो विदा का जो है 7 वर्ष पूर्व 1900 जो है 36 में से 7 माइनस जब हम कर देते हैं तो 29 के आसपास माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं वे आप सभी को पता है। यहाँ पर चिंतामणि घोष जी का नाम नहीं दिया गया, तो उसके बाद हम बाबू श्याम सुंदर दास जी को ही आंसर में लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले
सरस्वती पत्रिका का जो संपादक रहा है वो चिंतामणि घोष जी माने जाते हैं, जो कि 1900 ईस्वी में ये रहे। लेकिन उसके बाद जो है 1901 में जो है श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन का कार्यभार संभाला था। 1900 ईस्वी में जनवरी मास में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे और 1920 तक रहे, और इसका प्रकाशन पहले झांसी और फिर कानपुर में होने लगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 39 हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं, मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में सेवारत थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी विभागाध्यक्ष। मुक्तिबोध जो है ये पूछा हुआ है। मुक्तिबोध दिग्विजय विश्वविद्यालय राजनांदगांव में सेवारत थे, यानी कि किस विभाग में सेवारत थे, तो ध्यान रखना है हिंदी विभाग में। मुक्तिबोध जी की कविता और रचनाएं देख लेते हैं हम। कुछ निबंध संग्रह भी हैं इनके, कहानी संग्रह भी, उपन्यास भी है, यानी कि सभी विधाओं में इन्होंने लेखनी चलाई है मुक्तिबोध जी ने। तो चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह इनका, और 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध संग्रह है 1964 ईस्वी में लिखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक साहित्यिक डायरी जो है निबंध संग्रह है इनका, और काट का सपना इनका कहानी संग्रह है। विपात्र इनका उपन्यास है। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 के इनकी एक आलोचनात्मक रचना है, और कामायनी एक पुनर्विचार भी इनकी आलोचनात्मक रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? तो जो ये यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है तो ये किस कवि की है ये आपको बताना है। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह में समोए हुए हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये निम्नलिखित में से जो है ये निराला जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ भाई ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली ये पंक्तियाँ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार आप देख सकते हो। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह में समोए हुए हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं निराला जी की हैं, ध्यान रखना है। छायावादी कवि जो महेश व रुद्र भी कहे जाते हैं, छायावाद के अंतर्गत आने वाले। देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41। ये भी यहाँ पर भी एक पंक्ति दी हुई है। तो मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है, यह रतन मिला है। ये पंक्तियाँ जो है त्रिलोचन जी की हैं। तो कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर कवि माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में शामिल है, और जो है इस त्रयी के अन्य 2 स्तंभ हैं नागार्जुन और शमशेर बहादुर जी। त्रिलोचन जी का जो पहला कविता संग्रह है वो है 1945 में प्रकाशित हुआ, धरती, ध्यान रखना है। और गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन उनके चर्चित कविता संग्रह है। दिगांत में धरती जैसी रचनाओं को कलमबद्ध करने वाले त्रिलोचन शास्त्री 17 कविता संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42। रीति निरूपण व काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो रीति निरूपण व काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि निम्नलिखित में से जो है कुलपति मिश्र जी माने जाते हैं। गोविंद भाष्य के रचयिता कौन है? गोविंद भाष्य जो रचना है उसके रचयिता जो है स्वामी हरिदास जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। सिद्धांत के पद एवं जो है केलीमाल के रचयिता कौन है? तो इन ग्रंथों के रचयिता स्वामी हरिदास जी है। स्वामी हरिदास ने केवल 18 पद सिद्धांत और 110 पद श्रृंगार के रचे हैं। इनके श्रृंगार के पदों का संकलन ही केलीमाल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। तुलसीदास रचित रचना किसकी है? तुलसी रचित रचना कौन सी है? तो तुलसी रचित रचना रघुवर दास जी की है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। कृष्ण को रस रूप तथा राधा को रति रूप में मानने वाले संप्रदाय का नाम बताइए। तो कृष्ण को रस रूप तथा राधा को रति रूप
मानने वाला जो संप्रदाय है हमारा वो है सहजिया संप्रदाय। वैष्णव सहजिया संप्रदाय में जो है कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में माना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 47। परपन कल्पवली वेदांत पारिजात सौरभ के रचयिता कौन है? तो इन ग्रंथों के रचयिता निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य जी हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि देव ऋषि नारद और नारद के गुरु सनकादि थे। यानी कि कई बार पूछा जाता है निम्बार्काचार्य जी के गुरु का नाम बताइए, तो ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छाया की सृष्टि होती है। ये जो कथन है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया? तो राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। छायावाद के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने छायावाद की परिभाषाएं अलग अलग दी है। तो राम कुमार वर्मा जी के अनुसार कहा गया जब आत्मा की छाया परमात्मा में और जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर जी द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ निम्नलिखित में से पद्माभरण माना जाता है। तो पद्माभरण पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है और पद्माकर जी रीति बद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध अंतिम कवि माने जाते हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में ये रहते थे और इनका जो पद्माभरण ग्रंथ है ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखना है। कविराज शिरोमणि की उपाधि इन्हें प्राप्त हो चुकी है और पद्माकर जी की जो प्रमुख रचनाएं है वो है हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। ये सभी रचनाएं जो है ये इनकी पद्माकर जी की है। ये पद्माभरण जो है अलग से रचना है। ये बीच में यहाँ पर भी कॉमा आएगा, अल्प विराम आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रताप सिंह विरुद्धावली और कली पच्चीसी, अलीजा प्रकाश और राम रसायन, ये भी इनकी ही प्रमुख रचनाएं है। लेकिन ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है, जैसे कि हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण और जो है जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी है। ये सभी रचनाएं जो है परीक्षा में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे। आज का जो है हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, देख लेते हैं। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो आप सभी को पता है ललित ललाम। ललित ललाम इनका अलंकार संबंधी ग्रंथ है। तो देख लेते हैं मतीराम जी के और अन्य ग्रंथ जैसे कि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज और सत्सई अलंकार, पंचाशिका, वर्त कौमुदी। जबकि कृष्णायन के जो रचनाकार है द्वारिका प्रसाद मिश्र और जगद विनोद रचना के जो रचनाकार है वो पद्माकर हैं। आप सभी को पता है। तो एक प्रश्न और है आज की इस PDF के अंतर्गत, ये भी हम देख लेते हैं। 50+ प्रश्नों को आज की क्लास में हमने करने की कोशिश की है ताकि आप परीक्षा तक इसी तरह अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहो और आप लोगों की जो है हिंदी विषय से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित, भाषा विज्ञान या हो काव्य शास्त्र हो, इन संपूर्ण हिंदी से संबंधित जो है आप जब इन तरह से प्रश्नों को करोगे तो आपके जो है तथ्य जो है बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ ताकि आप जो है अच्छे से अच्छा आप जो परीक्षा में स्कोर प्राप्त कर सको और सफलता आप जो है हासिल कर सको। तो सफलता का राज होता है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ जो बच्चा लगा रहेगा, हमारे साथ जुड़ा रहेगा, तो अवश्य ही उसका जो एग्ज़ाम में स्कोर जो है अच्छा जाएगा। तो देख लेते हैं इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो आदिकाल को जयकाल व रीतिकाल को कलाकाल की जो संज्ञा है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दी है। तो देख लेते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम से संबोधित किया है और रीतिकाल को जो है ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। तो ये आदिकाल के और रीतिकाल के
नामकरण है अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ से 1 या 2 1% तो जो परीक्षा में नामकरण संबंधी अवश्य ही पूछा जाता है। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम इसी तरह संपूर्ण आदिकाल के और संपूर्ण रीतिकाल के जितने भी अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए नाम हैं और साथ ही भक्ति काल के भी, और जैसे कि आधुनिक काल को भी किसी ने जो है गद्य काल कहा है तो किसी ने आदिकाल कहा है। तो इस प्रकार से सभी नामकरणों को जो है आदिकाल के भी और अन्य जो जितने भी कालखंड हुए हैं उनके नामकरणों को भी कि किस विद्वान ने क्या नाम दिया है, इनको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बार बार रिवाइज करते हुए चलते रहेंगे, ताकि आप जो है जब परीक्षा में बैठो तो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी तरह हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित हम अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।